नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अपना अर्थक्वेक जो पढ़ चुके हैं उसकी क्लास का रिवीजन करेंगे। रिवीजन इसलिए कि आपका एग्जाम अच्छा हो, बेहतर हो। और मैंने एक पेपर ले रखा है और चूंकि अर्थक्वेक इतना बड़ा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको बहुत आपको एफर्ट डालना पड़े, आप आसानी से यदि केवल नोट्स का रिवीजन भी कर जाएं। मैं आपको बताता चलूंगा कि नोट्स में मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बताई हैं और कैसे इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। जिनों के पास नोट्स है एक बार बस नोट्स का रिवीजन करके जाना और एक दो पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ उसको देख लो। चाहे तुम पूरा पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन इस पेपर को देख लो, फेल नहीं होगे। फेल नहीं होगे, ये चीज समझ लो ध्यान से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कुछ अच्छा एक चीज और है, पेपर में जहां गलती लिखा रहेगा मैं ये भी बताता हूँ कि ये गलत सॉल्यूशन है, इसका जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा वो लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब वन बाई वन हम लोग पेपर देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास पेपर आया हुआ है, उसमें क्या दिखा गया है। तो पहला देखिए, ये 2020-21 वाला जो पेपर हुआ था वही वाला पेपर है आपका। और उसमें क्या कहा गया है जरा देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, पहला सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 2.5 घंटा है और 50 नंबर का पेपर है आपका। और पहला क्वेश्चन है कि दो भागों को करना है। पहले में दो भाग को करना है, जिसमें से पहला भाग कह रहा है कि भूकंप शब्दावली क्या है, आवश्यक बिंदुओं का सचित्र विवरण लिखें। इतना समझ लेंगे, कई क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि एक तो पूरा समझाना है कि भूकंप शब्दावली। ठीक है, दूसरा कई बार शब्दावली का नाम दे करके आपसे पूछता है कि ये क्या होता है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं भूकंप शब्दावली का। तो यहाँ पर अगर देखें इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर मान लीजिए किसी जगह पर भूकंप आया। ठीक है, भूकंप किसी जगह पर आया, किसी जगह पर उथल पुथल पृथ्वी के अंदर हुई, किसी जगह पर पृथ्वी के अंदर उथल पुथल हुई। उसको छोड़ दीजिए, यहीं समझिए आप, यहाँ पर देख लीजिए ये बेटा डायग्राम। इस जगह पर भूकंप उथल पुथल कहीं पर हुई। ठीक है, तो उथल पुथल और ये पृथ्वी है, काफी बड़ी है पृथ्वी, काफी बड़ी ऐसे गोलाई में होगी। यहाँ पे ये पृथ्वी काफी बड़ी हुई इस टाइप से। तो यहां से ये जो केंद्र है ना, इसको कहते हैं फोकस। ये जहां पर भूकंप का हुआ, भूकंप मतलब क्या होता है भाई, पृथ्वी के अंदर कोई हलचल हुई है और उस हलचल से आसपास का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा गया है। तो इस जगह पर जहां पर उथल पुथल हुई है उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, और फोकस के ठीक ऊपर धरती के, फोकस अंदर होता है, उसके ठीक ऊपर धरती के पास सबसे उस सतह पर जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम लोग एपी सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। अब एपी सेंटर से जो फोकस है उसकी गहराई को फोकल डेप्थ बोलते हैं। बात समझ में आ रही ना, इस गहराई को फोकल डेप्थ बोलते हैं। और एपी सेंटर पॉइंट से जहां पर मान लीजिए कोई हम लोग यहाँ पे हैं किसी दूर, हम तो भूकंप से दूर होते हैं, जहां हमारे ही नीचे भूकंप आए तो जरूरी है नहीं। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी की सतह से जो एपी सेंटर होता है उससे दूर होते हैं। तो एपी सेंटर से कोई ऑब्जर्वर या प्लेस ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जिस विचाराधीन बिंदु है, विचाराधीन मतलब जिस जगह पर भूकंप को महसूस किया गया, तो सबसे ज्यादा भूकंप तो यहां महसूस होगा इस जगह पे। इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी घटती जाती है। क्लियर है, तो एक चीज जान गए आप कि एपी सेंट्रल डिस्टेंस क्या होता है। एपी सेंटर से प्लेस ऑफ इंटरेस्ट या फिर जो ऑब्जर्वर पॉइंट है वहां तक की दूरी को एपी सेंट्रल डिस्टेंस कहते हैं। फोकल डेप्थ क्या होती है, फोकस से लेकर के एपी सेंटर तक की दूरी फोकल डेप्थ होती है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे फोकल डेप्थ जो होता है ना वो अपने इस एरिया को प्रभावित कर सकता है, हो सकता है इस एरिया को प्रभावित करे, देख रहे हैं इसका डिग्री बढ़ता जा रहा है। पहले ये केवल कम ही डिग्री तक, कुछ ही मान लीजिए 2, 4, 10 डिग्री 50 डिग्री तक प्रभावित कर रहा था। फिर ये और दूरी और डिग्री, जैसे जैसे ये फैलता है इसका डिग्री क्या होता है, ये जो कोण है इनके बीच का ये बढ़ता जाता है। तो एक चीज जान ले यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोग कि जो ये कोण होता है जैसे यहां से निकला और इतना ही एरिया को अगर प्रभावित किया तो ये कुछ कम डिग्री तक प्रभावित किया है। यदि इसकी डिग्री और बढ़ी तो ये ऐसे प्रभावित करता है। तो डिग्री के आधार पर भूकंप बड़े या छोटे होते हैं, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं कि अभी बताएंगे भूकंप के जो प्रकार होते हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा। तो आपने समझ लिया कि भूकंप की शब्दावली में कई चीजें आ गई। भूकंप की शब्दावली में सबसे पहले आया जो पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि भूकंप की शब्दावली में क्या है, जरा देख लेते हैं हम लोग, उसको दिखाते चले आपको। तो देखिए सबसे पहले भूकंप के बारे में बोला, यानी सिस्मोलॉजी के बारे में बोला, भूकंप विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर भूकंप से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान कहलाता है। यह आंशिक रूप से भूविज्ञान यानी जियोलॉजी व आंशिक रूप से भौतिक विज्ञान फिजिक्स का मिश्रण है। इस प्रकार भूकंप विज्ञान को भूभौतिकी यानी जियो फिजिक्स की उपशाखा समझा जा सकता है। अर्थक्वेक शब्द के स्थान पर सिज्मिक शब्द का भी काफी प्रचलन है। जैसे
सिज्मिक जोन, सिज्मिक शॉक, सिज्मिक वेव, सिज्मिक इंटेंसिटी इत्यादि। सिज्मिक शब्द भी भूकंप से जुड़ा हुआ शब्द लिया जाता है। तो उसमें जो शब्दावलियां हैं, पूछा है कि भूकंप शब्दावली समझाइए क्वेश्चन में। शब्दावली में पहला उद्गम बिंदु यानी फोकस, या इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। क्या होता है ये? भूपृष्ठ यानी पृथ्वी जो है हमारी, उसके नीचे, भूपृष्ठ के नीचे जिस बिंदु से तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी सतह कंपायमान हो जाती है, यानी वाइब्रेट हो जाती है, को भूकंप का उद्गम बिंदु या फोकस कहते हैं। देखिए सीधा सीधा अगर आप इस पॉइंट को लिखें तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी के सतह के नीचे वह बिंदु जहां पर तरंगें उत्पन्न हुई या जिसकी वजह से पृथ्वी क्या हुई, कंपन में आ गई, उसको उद्गम बिंदु कहते हैं। दूसरा एपिसेंटर यानी उत्केंद्र, यानी फोकस के ऊपर का वह पॉइंट, भूकंप के फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को उत्केंद्र कहते हैं। उत्केंद्र एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी फोकल डेप्थ कहते हैं। ठीक है। भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उत्केंद्र के पास का क्षेत्र होता है। जाहिर सी बात है कि एपिसेंटर के पास का जो क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है किससे? भूकंप से। भूपृष्ठ पर किसी बिंदु की उत्केंद्र से दूरी along the circumference of the earth उत्केंद्र दूरी कहलाती है। मतलब दिस डिस्टेंस, भूपृष्ठ पर किसी बिंदु से एपिसेंटर की दूरी एपिसेंट्रल डिस्टेंस कहलाती है, यानी उत्केंद्र दूरी कहलाती है। ठीक है ना। किसी बिंदु पर भूकंप का कितना प्रभाव होगा वो डिपेंड करता है कि एपिसेंटर से उसकी दूरी कितनी है, यानी एपिसेंट्रल डिस्टेंस कितना है। ठीक है। तो ये हो गया, ये पहला वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है, इतना ही पूछा ही था। दूसरा क्वेश्चन पूछा है भूकंप के कारण लिखें एवं इनका वर्गीकरण करें। ये पीडीएफ आपको मिला होगा किसमें? ये पीडीएफ आपको एज इट इज आपको इस फ्री स्टडी मटेरियल में सिविल टेक सॉल्यूशन के ऐप पे मिला होगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं बहुत अच्छे तरीके से। भूकंप के कारण लिखें एवं वर्गीकरण करें। अभी भूपृष्ठ समझाने लगे, हमें भूपृष्ठ नहीं समझना है। इसमें जो ये आंसर लिखा है वो ठीक आंसर नहीं है। हम भूकंप के कारण बताएंगे कि क्या कारण हो सकते हैं, और हम उनका भूकंप का वर्गीकरण करेंगे। हमसे जो पूछा गया है हम वो बताएंगे। ठीक है। तो पहले इनका आंसर में देखिए, ये भूपृष्ठ क्रस्ट को बताएं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर मेंटल होगा, कोर होगा, फलाना ढिमका, क्या करेंगे वो सब जान के हम लोग। हमें तो भूकंप का क्या बताना है? कारण, और उसका वर्गीकरण करना है। तो हम सबसे पहले देखिए, नोट्स अगर आप लोगों ने लिया होगा तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा भूकंप का वर्गीकरण। भूकंप को बताने के बाद उसका वर्गीकरण तुरंत किया गया होगा, यदि आपने नोट्स पढ़ा होगा। जो लोग भी देखे हैं और जो कोर्स लिए थे उनकी बात कर रहा हूं, बाकी नहीं भी लिए हैं कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। यहां ध्यान दीजिएगा जरा। सबसे पहले हमसे पूछा है रीजन यानी कारण भूकंप का। भूकंप का कारण होता है क्रस्ट का श्रिंकेज, यानी अगर हम लोग इसको साफ शब्दों में कहें तो पृथ्वी की पटल का सिकुड़ना। पटल का सिकुड़ना, मैं अभी बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा। ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी की ये क्रस्ट वाली लेयर है, और इसके अंदर मेंटल में पूरा ये है, और अंदर क्या है आपका? कोर है। कोर थोड़ा हैवी है और अंदर नाच रहा है, मेंटल में मैग्मा भरा हुआ है इस वाले जोन में, और ये सॉलिड, सॉलिड विच इज, हाँ ये सॉलिड है, ठीक है। तो जो पृथ्वी ठंडी हो रही है ना, मालूम है ना आपको कि लगातार तापमान गिरने की वजह से पृथ्वी अंदर से दहक रही है लेकिन ऊपर से ठंडी हो रही है। तो ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, तो इसकी ऊपरी लेयर जो पृथ्वी की है वो सिकुड़ रही है। तो जानते हैं आप ही का जाड़े में जब गाल वाल सिकुड़ता है ना तो फटने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तनाव आ जाते हैं। इस तनाव के कारण एक हलचल होती है और उसी के कारण भी भूकंप उपज सकते हैं। यानी पटल का लगातार ठंडे होकर के सिकुड़ने के कारण पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशंस आ सकती हैं, जिसके कारण भूकंप क्या होते हैं? आते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक मैग्मा, जब भी कभी पर मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो मान लीजिए ये बड़ी सी गेंद है, इसके अंदर से विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी क्या हुआ? ऐसे बाहर आ गया, तो हलचल मच जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से आसपास का एरिया क्या होता है? दहल जाता है, और पृथ्वी में कंपन आ ही जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो उस कंपन के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दिया किसी ने, कहा उन्होंने कि जो पृथ्वी की ये जो ऊपर की सतहें हैं, उन सतहों में लगातार रिबॉन्डिंग हो रही है, जैसे ऐसे आपस में, चलिए क्रस्ट श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंकेज के कारण तनाव आ रहा है, और तनाव होते होते मान लीजिए कोई चीज ऐसे सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही है। देखिए भूकंप आने के लिए कई लोगों ने अपनी कई कई थ्योरीज दी, और सभी एक संभव कारण बन सकते हैं। जैसे पृथ्वी के बनने का कारण जो बिग बैंग थ्योरी बनाई गई थी, तो बिग बैंग थ्योरी को मान्यता दी गई, लेकिन मान्यताएं और भी थ्योरीज को हैं, ठीक है। तो एक चीज और जान लीजिएगा यहाँ पे कि भूकंप आने के बहुत सारे कारण हैं।
सबने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन कुछ तर्क ज्यादा वैलिड हैं, कुछ इनवैलिड हैं, ठीक है। तो क्रस्ट का श्रिंकेज होना और श्रिंकेज होते होते अचानक से रिबॉन्ड मतलब होता है झटका देना, मतलब कोई चीज सिकुड़ रही थी और अचानक से उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी सेव हो गई, विकृति ऊर्जा सेव हो रही थी। कोई चीज अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी सेव होगी, और जब वो एनर्जी रिलीज होगा तो अचानक से एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा। किसी भी चीज को अगर आप दबाएं, और ये माना गया कि पृथ्वी की क्रस्ट कैसी है, वो एक रबर की तरह बिहेव कर रही थी। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह थी वो रबर की तरह बिहेव कर रही थी, इस थ्योरी में माना गया। और उसके कारण जब पृथ्वी की क्रस्ट का संकुचन हुआ तो तनाव के कारण विकृति ऊर्जा उसके अंदर संचित हुई, यानी स्ट्रेन एनर्जी सेव हुआ, और वो जब रिलीज हुआ तो एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ, और उस वाइब्रेशन का कारण बना भूकंप, ठीक है। फिर आया रिजर्वायर एंड टनल्स। कई लोगों ने कहा कि कारण जो है भूकंप का रिजर्वायर एंड टनल्स भी हो सकते हैं। क्या? बड़े बड़े बांध बनाए गए। पृथ्वी बड़ी आसानी से चल रही थी, मालूम है। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि एक दिन जो है 23 घंटे का होता था, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी तेज घूम रही थी। फिर कोई बड़ा सा उल्का पिंड आके पृथ्वी से टकरा गया और उसको उसकी गति को रोक दिया, तो धीरे धीरे घूमने लगा। तो अब एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लगने लगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि उल्का पिंड टकरा है। इसी तरह अगर पृथ्वी पर आप एक ही जगह बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा कर दें, जैसे चाइना ने एक डैम बना दिया, इतना ज्यादा डैम बनाया बड़ा, चाइना में एक इतना बड़ा डैम बनाया अभी कुछ ही सालों पहले, कि उससे पृथ्वी की घूमने की गति में कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर आ गया है। आप ये जान लीजिए, हम लोग पूरा खिलवाड़ किए। तो बड़े बड़े रिजर्वायर यानी बांध, जहां पर लाखों टन करोड़ों टन पानी इकट्ठा हो रहा है, उन जगहों पर दबाव की वजह से, मतलब वहां अचानक भार बढ़ने की वजह से हलचल मच सकती है। जैसे पूरी गेंद ऐसे स्टेबल थी, उसमें एक ही जगह पर क्या था, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो, एक जगह भार ज्यादा बढ़ गया, तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा। या फिर एक जगह से बाहर अचानक गायब हो जाए, जैसे टनल्स में, सुरंगों में, पृथ्वी के अंदर कोई बड़ी सी सुरंग आप बनाइए, इतनी बड़ी बना दीजिए कि पृथ्वी का वो हिस्सा अंदर से खाली हो जाए, तब भी वहां पर क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। कोई एक सॉलिड बॉल है, उसको जगह से कहीं खाली करिए या एक्स्ट्रा भर दीजिए, दोनों केस में अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो रिजर्वायर्स एंड टनल को भी रीजन माना गया किसका, भूकंप का। और फिर टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है, जिसमें ये माना गया कि पृथ्वी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह पर पृथ्वी की संरचना को इसमें अंडे की तरह माना गया। माना क्या गया, होता ही है, पृथ्वी अंदर से एक कच्चा अंडा अगर आप लें तो कच्चे अंडे के अंदर देखे होंगे पीले रंग का एक जो पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, बाहर प्रोटीन होता है जो व्हाइट वाला होता है, और एकदम बाहर जो लेयर होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की, चूने की लेयर होती है, और वो लेयर काफी पतली होती है, एक चम्मच मारेंगे टूट जाएगा। तो आप एक चीज मान ली, पृथ्वी भी इसी तरह है, बाहर जो है क्रस्ट है उतना ही पतला, उसके अंदर मैग्मा भरा हुआ है, और बीच में कोर प्लाज्मा स्टेट में घूम रहा है, ठीक है। तो जब उस पर एक चम्मच आप मारेंगे तड़ाक से, तो ऊपर की जो लेयर है ना पृथ्वी की, वो असल में टूटी हुई है और टूट के चिपका हुआ है। तो पृथ्वी एक गोल ऐसे अंडा समझिए, उसके ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट की ऊपर ऐसे प्लेटें जो है ना वो टूट चुकी हैं, और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं, एक दूसरे के अंदर जा रही हैं। मतलब एक तैरती हुई गोल चीज पर कुछ प्लेटें चिपकी हुई हैं, प्लेटें, उन प्लेटों पर कई देश कई महाद्वीप हैं, और वो एक दूसरे को कभी कभी टक्कर मारती हैं, ठीक है। उन टक्करों से उन प्लेटों में हलचल मचती है। जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी की सतह है ऐसे, और इस पर एक प्लेट ऐसे आई और एक प्लेट ऐसे यहां पर ऐसे जुड़ी हुई थी, फिर एक प्लेट ऐसे है। पूरी पृथ्वी कुछ ना कुछ प्लेटों में ऐसे क्या हुई है, बंटी हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये प्लेटें एक दूसरे को या तो ऐसे तैरती हैं, सब एक दूसरे को या तो टक्कर मार देंगी। तो एक चीज जान लीजिए, जब इनको जूम करेंगे तो ये जो प्लेटें होती हैं ना उनके बीच में गैप होता है, और वो गैप लगातार क्या हो रहा है। तो अगर एक प्लेट ऐसे देखें आप, एक प्लेट आई दूसरे को टक्कर मारी, ठीक है, तो टक्कर मारने की वजह से ये होते हैं इसकी प्लेट, ये प्लेटों की मोटाई की बात मैं कर रहा हूं, ये मोटाई है प्लेटों की, इधर भी। तो ये प्लेटें एक दूसरे को टक्कर मारेंगी, तो पूरा ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है जिस पर घर मकान ऐसे बने हुए हैं, जब ये टकराएगा, इस पर पूरे कई देश हैं, इतना ज्यादा ये बड़ा। तो ये टेक्टोनिक प्लेटें जब एक दूसरे को टक्कर मारती हैं तो उनसे भी भूकंप आते हैं। एक चीज जान लीजिए, प्लेटों के जो मध्य में भूकंप आता है उसको इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक कहते हैं, और जो इनके किनारे पर भूकंप आते हैं उनको इंटरप्लेट कहते हैं, इंटरप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं किसके, भूकंप आने के।
अब भूकंपों का वर्गीकरण कैसे किया गया, ये सब तो कारण है, लेकिन भूकंपों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो आप एक चीज जान लीजिए, भूकंपों का वर्गीकरण लोकेशन के आधार पर यानी उनकी स्थिति के आधार पर किया गया, जिसमें इंटरप्लेट और इंट्राप्लेट अभी बताए हैं कि इंटरप्लेट भूकंप वो भूकंप होता है जो टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे पर प्लेटों से सटे हुए आता है, और जो प्लेटों के मध्य में आता है उसको इंट्राप्लेट अर्थक्वेक कहते हैं। दो इस टाइप से बंट गए लोकेशन के आधार पे कि टेक्टोनिक प्लेटों की हाँ, और दूसरा बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। फोकल डेप्थ देखे थे ना, क्या होता था, एपी सेंटर से दूरी। अब एक चीज जान लीजिए, सैलो, इंटरमीडिएट और डीप। यदि आपकी पृथ्वी ऐसी थी, आपने बोला अभी कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, यहां पर ये हमारा फोकस है, फोकस से ये फोकस है, ये फोकस है, और ये क्या है आपका एपिसेंटर है, ये क्या है आपका एपिसेंटर है। तो इस डिस्टेंस को आपने कहा था क्या, फोकल डिस्टेंस, इसको आपने बोला था फोकल डिस्टेंस। एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे फोकल डिस्टेंस जो होता है ना, ये फोकल डिस्टेंस, ये अगर ज्यादा गहरा है तो डीप कहा जाएगा, कम गहरा है तो सैलो, और मध्यम है तो मीडियम। तो फोकल डिस्टेंस के आधार पर तीन टाइप का है। सैलो, सैलो मतलब यदि 70 किलोमीटर से कम हो फोकल डिस्टेंस तो इसको बोलते हैं क्या, आपको सैलो अर्थक्वेक है। यदि 70 से 300 किलोमीटर तक है तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक है। यदि 300 से लेकर के 700 किलोमीटर तक है तो इसको डीप अर्थक्वेक बोलते हैं। तो तीन टाइप से अर्थक्वेक बंट गया फोकल डेप्थ के आधार पे। प्लेट बेस्ड बटा, एक टेक्टोनिक होता है, एक नॉन टेक्टोनिक। टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक वो होते हैं जिनमें टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव की वजह से भूकंप आता है, जबकि भूकंप के अन्य कारण है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जलाशय या बांधें या सुरंगों का निर्माण हुआ, या फिर अन्य जो भी कारण है, उन कारणों से जो भूकंप आए उनको नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, और टेक्टोनिक अर्थक्वेक वो होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से आते हैं। बात समझ रहे ना। तो ये है क्लासिफिकेशन, आज जो पीडीएफ में है वो सब गड़बड़ है, उसका वो आंसर नहीं हुआ, ठीक है। फिर आया आपका एपी सेंट्रल डिस्टेंस बेस्ड। आप जानते हैं एपी सेंटर के नजदीक, एपी सेंटर वो पॉइंट था, मैं बार बार डायग्राम दिखाना चाहूं तो दिखा दूं, लेकिन आप इमेजिन करिए, फोकल के ऊपर का पॉइंट एपी सेंटर था, एपी सेंटर पर भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, उससे दूरी बढ़ाएंगे। तो यदि आप मान लीजिए यहाँ पे ये आपका, मैंने कहा ना कि यहां से अगर फोकल आपका है यहाँ पे, ठीक है, फोकल से आपका ये एपी सेंटर है, यदि आप केवल यहाँ अगल बगल 1 डिग्री का क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं, 1 डिग्री मतलब ये कोण बना ना गोलाई में ऐसे कोण, तो 1 डिग्री का अगर एरिया प्रभावित कर रहे हैं तो कहा जाएगा, ऐसा जो कहा जाएगा वो लोकल अर्थक्वेक कहा जाएगा। लेकिन यदि आप 1 से 10 डिग्री तक का एरिया कर रहे हैं, 1 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का एरिया प्रभावित कर रहा है भूकंप एपिसेंट्रल डिस्टेंस के आधार पर 1 डिग्री तक का एरिया प्रभावित किया तो उसको कहेंगे कि लोकल है, ठीक है। 1 से 10 डिग्री तो उसको कहेंगे वो रीजनल है, 1 डिग्री तक अप टू 1 डिग्री, 1 डिग्री टू 10 डिग्री रीजनल हो जाएगा, आइए हो जाएगा मोर देन 10 डिग्री। 10 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो टेलीसिज्मिक हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग स्थानीय भूकंप, यानी ये सिज्मिक जोन के सॉरी एपिसेंटर के आसपास, रीजनल मतलब क्षेत्रीय जोन क्षेत्रीय भूकंप, और इसको बोलते हैं दूरस्थ भूकंप, यानी बहुत दूर से जो फोकल था उसने क्या किया, प्रयास किया और हमारे काफी दूरी तक यानी 10 डिग्री से ज्यादा का एरिया क्या किया, डिस्टर्ब किया। तो ये हुआ क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक, वो था रीजन ऑफ अर्थक्वेक, तो ये सही आंसर हुआ। अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, अगली चीज की, क्या है देख लेते हैं। इसमें देखिए वही वाले का आंसर लिखा है, ये सब अगर आपको ध्यान में दिला दूं तो उसी का आंसर, आंतरिक कोर है, सर्कुलेशन है, ये सब फलाना डिमका पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, आपको ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी उसमें, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया कि आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया है कि भूकंप के परिमाण और तीव्रता की तुलना करें, भूकंप के परिमाण और तीव्रता की तुलना करें, ठीक है। तो परिमाण क्या होता है, भूकंप के परिमाण और तीव्रता की तुलना करें, यानी एक चीज होती है भूकंप का मैग्नीट्यूड और एक होता है इंटेंसिटी, ठीक है ना। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, भूकंप का परिमाण मतलब कितना भूकंप आया, लेकिन अच्छा भूकंप मान लीजिए बहुत तगड़ा आया था, अभी कुछ दिनों पहले भी आया था, हमारा क्या बिगड़ गया, हमारे यहाँ तीव्रता कम थी,
क्योंकि हमारा एपी सेंट्रल डिस्टेंस काफी हाई था। अगर यहां से नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया तो हम नेपाल से काफी दूर थे ना, तो काफी हैवी मैग्नीट्यूड का था। मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू यानी परिमाण काफी ज्यादा था, लेकिन जो आया भूकंप उससे हमारी दूरी ज्यादा होने के कारण हम तक उसकी तीव्रता यानी तेजी नहीं पहुंच पाई। तो समझ गए कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। कह रहा भूकंप का परिमाण भी भूकंप की रेटिंग को दर्शाता है, ठीक है ना, रेटिंग को। लेकिन इसका आधार भूकंप का प्रभाव ना होकर भूकंप के समय भूकंप लेखी प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रेटिंग ज्ञात की जाती है। इस प्रकार यह एक उपकरणीय विधि से ज्ञात रेटिंग है। भूकंप लेकिन एक सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप को बताता है कि कितना भूकंप आया है। से प्राप्त भूकंप तरंगों के आयाम एम्पलीट्यूड के आधार पर भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित की जाती है। यह रेटिंग भूकंप का परिमाण कहलाती है। यानी सिस्मोग्राफ पर जो नोट किया गया कि भूकंप कितना आया है वो तो बता दिया आपने कि हाँ इतना आया है, ठीक है ना। भूकंप लेख यानी सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी से प्राप्त भूकंप तरंगों का ग्राफी चित्रण है, जिसका एक अति सरलीकृत हाईली सिंप्लीफाइड प्रारूप चित्र में दिखाया गया है। मतलब भूकंप आता है तो कुछ इस टाइप का भूकंप का क्या होता है, ये सिस्मोग्राफ जो आपका ऐसे चलता है तो उससे पता चलता है भूकंप कैसा आया है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बात करें भूकंप की तीव्रता की यानी इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, देखिए वो तो जहां आया है भूकंप वहां दिखा रहा है, लेकिन यह भूकंप की रेटिंग प्रदर्शित करती है भूकंप की प्रबलता जितनी अधिक होगी भूकंप उतना ही बड़ा विनाशकारी होगा। यानी भूकंप कहीं पर बहुत बड़ा आया उससे नहीं मतलब होता, लेकिन उसका प्रभाव हम पर कितना पड़ा वो उसकी इंटेंसिटी है। यानी ये किसकी बात कर रहा है, भूकंप उतना ही बड़ा विनाशकारी होगा। प्रबलता का आधार मनुष्य एवं उसके द्वारा निर्मित संरचनाओं पर पृथ्वी पर होने वाले भौगोलिक परिवर्तन पर है। अब देखिए सीधा सा मैटर मैं आपको बता दूं कि भूकंप की प्रबलता जो होती है चर है। चर मतलब देखिए मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। भूकंप आया 7.8 का, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये फिक्स है। लेकिन हम पर प्रभाव अलग होगा, आप पर अलग होगा, जो दूर है उन पर अलग होगा, जो दूर मतलब जो इंटेंसिटी है वो वेरिएबल है, वो बदलती है, मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है, मैग्नीट्यूड तो भैया जितना आया उतना आया, लेकिन इंटेंसिटी किस पर निर्भर करेगी, भूकंप के परिमाण पर। वहां जितना तेज आया उसका असर तो पड़ेगा, हालांकि उतना पड़े चाहे ना पड़े। भूकंप के फोकस की गहराई पर, मतलब फोकस अगर काफी गहरा है तो कम असर पड़ेगा, अगर ज्यादा छिछला है तो ज्यादा असर पड़ेगा। उत्केंद्र से दूरी मतलब एपी सेंट्रल डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निर्भर करेगी। उसके साथ क्षेत्र की भूगर्भीय व मृदा की स्थितियां, यदि मिट्टी वहां की अलग है और कहीं की लूज है कहीं की टाइट है तो जहां पर भूकंप का असर ज्यादा कहां पड़ेगा, जहां खराब सॉइल रहेगी। निर्माण कार्य का प्रकार, यानी कोई चीज वहां पर अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग बनाए हैं तो इंटेंसिटी ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकती है, लेकिन भूकंप रोधी नहीं है तो ज्यादा प्रभावित करेगी। प्रेक्षक की प्रबलता अनुभव करने का ज्ञान एवं विशेषता, यानी ऑब्जर्वर जो होता है वो कितना महसूस कर पा रहा है भूकंप को, उसके पास उसकी कितनी नॉलेज है, इन बातों पर निर्भर करती है इंटेंसिटी, जबकि मैग्नीट्यूड तो होता है फिक्स। बात सुना, मैग्नीट्यूड तो होता है फिक्स लेकिन इंटेंसिटी इन चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए ये ऊपर लिखा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में एक बार, उसमें कुछ ऐसी बात। हाँ, निम्न में से किन्हीं दो भागों के उत्तर, पहला का तो हो गया, पहले के दो थे वो मैंने बता दिया आपको, और पहले में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक करके भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा जो आंसर मैंने पहला का लिखा है ना वो नोट्स में तो पहले ही 2-3 पेज में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स केवल 50-60 पेज की दिए थे मैंने, और उसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा आप। तो जोनिंग मैप के उपयोग का वर्णन करें। जोनिंग मैप का मतलब होता है, देखिए शुरू से ही जोन के आधार पर हर क्षेत्र जो होता है भूकंपीय जोन बांटे गए हैं। भूकंप में जोन इसलिए बनाए गए, जैसे मान लीजिए आपका शहर है तो किस जोन में आता है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। इसका मतलब होता है कि कौन जो ज्यादा डेंजरस है उसको इस वर्ग में रखो, जो कम डेंजरस है उसको इस वर्ग में रखो। इस वजह से जोनिंग मैप बनाए गए। जोनिंग मैप में अर्थक्वेक जोनिंग मैप बनाए गए। तो हर, अच्छा ये मैप बदलते रहते हैं, जैसे पहले हमारा शहर गोरखपुर था, ठीक है, वो भूकंप से सुरक्षित था तो वो दूसरे जोन में रहा होगा, लेकिन जैसे ही इस पर भूकंप आया और इसका असर दिखा तो फिर इसको दूसरे जोन में रख दिया गया, ठीक है ना, क्लास बदल दिया गया। तो जोनिंग मैप क्या होते हैं, ये किसी स्थान या शहर के भूकंप आने की या उसमें भूकंप आने की संभावना को व्यक्त करते हैं। देखिए भारत में भूकंपों के क्रमबद्ध अभिलेख अभी पिछले कुछ वर्षों में तैयार किए गए। भूकंप वेधशालाओं यानी सिस्मोग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस की स्थापना से पहले अभी बहुत कम, इतिहास में केवल विनाशकारी भूकंपों का ही उल्लेख है। इतिहास में
जो भूकंप ने नुकसान किया केवल उन्हीं के बारे में बताया गया। केवल पिछले 100 वर्षों में आए भूकंपों के संरचनाओं पर पड़े प्रभाव का विस्तृत वितरण ही उपलब्ध है। उन हजारों भूकंपों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जो इससे पहले आए होंगे। भूतकाल में आए भूकंपों के आंकड़ों के आधार पर भारत के किसी भी भाग को भूकंप की संभावना से पूर्णतः मुक्त नहीं माना जा सकता। यानी भारत का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से भूकंप की संभावना से मुक्त हो। तो भाई किस क्षेत्र में ज्यादा चांस है, किस क्षेत्र में कम चांस है, तो उस आधार पर उनको बांटा गया। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश का मध्य व दक्षिणी क्षेत्र शेष भाग की अपेक्षा भूकंप की संभावना से अधिक सुरक्षित है। यानी अगर भारत का मैप अगर आप ऐसे देखे होंगे, इतना घटिया नहीं, तो ये बीच का क्षेत्र और ये साउथ वाला, इसमें भूकंप बड़े कम आते हैं, जबकि ये पूरा पाकिस्तान जो जुड़ा हुआ इलाका है, दिल्ली, उसके बाद इधर जम्मू कश्मीर और इधर से होते हुए पूरा ये हिसाब में भूकंप सबसे ज्यादा आए हुए हैं, ठीक है ना। और बाकी ये हिस्सा थोड़ा सा सेफ रहा है भारत का। क्लियर है। तो एक चीज जान लीजिएगा कि ऐसा देखा गया तो भैया इसमें जोन वाइज बांट दिया जाए इनको। अब क्या हिसाब है देख लीजिएगा। यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप की आवृत्ति व परिमाण भिन्न भिन्न है, विनाशकारी भूकंपों में उन भवनों को अधिक क्षति पहुंचती है जो आसानी से हिल या टूट फूट जाते हैं। अतः भूकंपों के दौरान उत्पन्न होने वाली तीव्र भूमि गति के अवरोध के लिए भवनों को पर्याप्त सामर्थ्यवान बनाना अनिवार्य है। विभिन्न भूकंप नियता यानी सिस्मोसिटी के क्षेत्रों के लिए भवन संहिता यानी बिल्डिंग कोड बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश को भूकंप की संभावना के आधार पर कुछ खंडों में यानी जोन्स में बांट दिया जाए, ताकि किसी क्षेत्र यानी जोन में बनने वाली संरचनाओं के विकल्पन इस क्षेत्र में संभावित भूकंपनीयता के आंकड़ों का प्रयोग किया जा सके। नहीं समझे, मैं बता रहा हूं। अगर हमें बोल दिया गया कि हम जोन 4 में आते हैं, जोन 4 डेंजरस है कि नहीं है, कम डेंजरस, तो जोन 4 में भूकंपरोधी संरचना बनाने की जरूरत है, हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन जो क्षेत्र भूकंप 1 में आते हैं या 2 में आते हैं वहां डेंजरस है। जहां डेंजरस नहीं है, तो अगर जो क्षेत्र जिस जोन में आ रहा होगा उस जोन में कोई बिल्डिंग बनाते समय क्या क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, उन व्यवस्थाओं का विवरण बिल्डिंग कोड में दिया जाता है। बात समझ रही ना। तो ये है जोनिंग मैप का मतलब और उसका रीजन, ठीक है। आगे बोल रहा है कि भवन के दौरान निर्माणों के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण है। ये भवन नहीं होगा यहाँ पे, असल में इंग्लिश में रहा होगा बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब बनाना होता है, तो कहेंगे कि निर्माण के दौरान निर्माण कार्यों के दुर्घटनाग्रस्त होने के क्या कारण है। निर्माण के दौरान मतलब कोई चीज आप बना रहे हैं और बनाने के दौरान वो चीज गिर गई या खराब हो गई, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है भवन की आकृति गड़बड़ हो सकता है कि दीवार खुले हिस्सों में जो दीवार का आकार हो वो ठीक ना हो, स्टेबल आकार में दीवारें ना हो सकता है कि दृढ़ता का वितरण यानी रिजिडिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से ना हुआ हो, ये भी कारण है। हो सकता है कि बिल्डिंग की डक्टिलिटी ठीक ना हो, या हो सकता है उसका फाउंडेशन क्या हो, गड़बड़ हो। तो इनमें केवल आपको समझ गया। तो ये सब कारण हो सकते हैं द फेल्योर के दौरान, इनका केवल एक बार रीडिंग लगा के जाना है। देखो जो चीज समझाने वाली होगी वो समझाऊंगा, जिसके बारे में तुम पहले से जानते हो। एक बार पीडीएफ को ऐसे खोल के स्क्रॉल करते जा सकते हो ना, जहां गलती होगी मैं बता दूंगा कि इसको तुमको नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो एक बार पीडीएफ की रीडिंग लगा लेना बस, ठीक है। अब आगे बोला गया यहाँ पे अगली चीज, एक चीज और उसमें पॉइंट था कि निर्माण की गुणवत्ता यानी निर्माण कार्य अगर ठीक तरीके से क्वालिटी वर्क नहीं है तब भी गड़बड़ होगा। आगे बोला गया तीसरे क्वेश्चन निम्न में से किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। दो भाग में से पहला है भूकंपरोधी निर्माण के विकल्पन में किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी भूकंपरोधी जो निर्माण होता है, अगर आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको किन बिंदुओं का ध्यान देना चाहिए, तो उसमें बिंदुओं को फोकस करेंगे वन बाय वन हम लोग। सबसे पहला हल्के स्ट्रक्चर होंगे, यानी एक चीज जान लीजिएगा, हल्के भूकंप जो ज्यादातर आते हैं के लिए भवन के मुख्य अवयव जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल एवं क्षैतिज बल वहन करते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि भी भवन के दूसरे अवयवों को ठीक हो सकने वाला नुकसान हो सकता है। मतलब एक चीज जान लीजिएगा, हल्के भूकंपों के लिए जहां पर भूकंप हल्का हो वैसे के लिए अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो मेन स्ट्रक्चर है जैसे बीम और कॉलम उनको ठीक बनाइए। बाकी जो वॉल वगैरह बीच में लग रही हैं वो गिर भी जाए तो कोई दिक्कत बहुत नहीं है, या फिर उनमें क्रैक्स वगैरह है तो उनको रिपेयरिंग करना आसान होता है। तो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मजबूती रहे। और मध्यम श्रेणी के भूकंप में मुख्य अवयवों में ठीक हो सकने वाला नुकसान हो सकता है। मतलब देखिए हल्का भूकंप तो केवल
अंदर की चीजों को खराब करता है, दीवार वगैरह को। लेकिन मॉडरेट वाले में जो मेन मेंबर हैं जैसे बीम कॉलम, उनमें भी थोड़ा बहुत नुकसान ऐसा हो सकता है जो रिपेयर किया जा सके। लेकिन जब तीव्र गति का स्ट्रांग भूकंप आएगा ना, तो 100 वर्षों में एक बार आने की आवृत्ति होती है उसकी, और वो गंभीर क्षति देता है जिसमें मरम्मत नहीं हो सकती, लेकिन बिल्डिंग गिरेगी नहीं। ठीक है ना। तो ये आपका, ये सब डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना बता देंगे काम हो जाएगा। और यहां पे समझिएगा, ये नहीं, आपको वो समझना है कि आपका, हाँ ठीक है, ये वाला मुख्य पॉइंट दो। इसके अतिरिक्त भवन का उपयोग किस श्रेणी का है, यह भी महत्वपूर्ण। प्राकृतिक आपदा के बाद कुछ महत्वपूर्ण भवनों की आवश्यकता बढ़ जाती है, इससे इनका क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, जैसे अस्पताल, बिजली घर, अग्निशमन केंद्र, जलापूर्ति टैंक इत्यादि। इन भवनों के अभिकल्पन में भूकंप के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ताकि भूकंप के समय भवन पूरी तरह सुरक्षित रखें। ये बहुत अच्छा आंसर नहीं लगा मुझे इनका, क्यों नहीं लगा मैं बता रहा हूँ रीजन। पूछा क्या गया है, पूछा किया गया है कि भूकंप रोधी निर्माण के अभिकल्पन में इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि भूकंप हल्के हैं, मध्यम है, तीव्र है, इसके आधार पर भूकंप में हम उन चीज का व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस व्यवस्था को ठीक से ना बता करके इन्होंने ये सब बताया कि किन में क्या होगा। तो आप केवल इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसे इनका रिपेयरिंग पॉसिबल है, इनका नहीं है, इनका ही है। तो अभिकल्पन में बिंदुओं का ध्यान में यही 3 पॉइंट, बाकी आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे बोला है कि चिनाई से निर्मित भवनों की ताकत बढ़ाने एवं भूकंप रोधी बनाने हेतु क्या उपाय होंगे। चिनाई से मतलब जो जोड़ जोड़ के ईंट या फिर गार, इनको जोड़ करके जो बनाए गए हैं, उनमें क्या हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, कैसे वो उनको ठीक किया जा सकता है। और एक सेकेंड, हाँ तो भाई देखिए, चिनाई से निर्मित भवनों की ताकत बढ़ाना, ताकत बढ़ाने को जानते हैं क्या बोलते हैं, बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। इनको क्या बोलते हैं, रेट्रोफिटिंग। निर्माण में अच्छी क्वालिटी के पदार्थ, अच्छी तकनीक व कारीगरी अपनाई जानी चाहिए। सीमेंट पदार्थों की तराई पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। चिनाई के कोनों व संधि स्थलों पर ठीक चाल, चाल मतलब जो बॉन्ड बनती है, सुनिश्चित की जानी चाहिए। चिनाई में अच्छे ग्रेड का सीमेंट मसाला प्रयोग है। जो भी अच्छा जानते हो वो सब लिख दो, ताकत बढ़ाने का काम आएगा। कंक्रीट अच्छे ग्रेड की होनी चाहिए तथा उसके संघनन यानी कॉम्पैक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पत्थर चिनाई में कोनों पर कोनिया पत्थर तथा उपयुक्त स्थानों पर धूर पत्थर यानी थ्रो स्टोन का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद चिनाई में आगे बोला ये सारे पॉइंट्स कि भैया चिनाई संरचना में प्लिंथ, लिंटल, छत, आरसीसी की भूकंप पट्टी अवश्य डाली जानी चाहिए। स्तंभों में तान छड़ों को ठीक स्थिति में रखना चाहिए। निर्माण जोड़ों पर उचित अंतराल होना चाहिए। छत की ट्रस, राफ्टर, टाइल आदि परस्पर अच्छी प्रकार बंधे होने चाहिए। ये सब चिनाई भवनों के अच्छे होने के लिए शर्तें हैं। यानी एक चिनाई भवन की ताकत बढ़ाने के लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तुम ये सब मत लिखना, तुम अपने से लिख देना कि तुम चिनाई भवन में ताकत बढ़ाने के लिए क्या क्या ठीक कर सकते हो। हर अच्छी बात लिख देना, हर अच्छी बात लिख देना, आंसर हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया, तकनीकी की बात नहीं। देखिए कारण वाला और जो क्लासिफिकेशन था तकनीकी था, उसमें अपने से दिमाग नहीं लगा सकते थे, इसमें अपने से दिमाग लगा सकते हैं। आगे बोला भूकंप से आरसीसी निर्माण को किन क्षतियों की संभावना है। भूकंप से आरसीसी निर्माणों को किन क्षतियों की संभावना है। आरसीसी के निर्माण मतलब जितने भी आरसीसी के स्ट्रक्चर हैं उनमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है छतों का आधार से खिसकना यानी स्लाइडिंग ऑफ रूफ्स फ्रॉम सपोर्ट्स, यानी छत जो डाली गई है आरसीसी की वो सपोर्ट से इधर उधर खिसक जाए भूकंप के कारण, ऐसा संभावना है। इसी चीज को लिखा गया है। फिर देखिए बोला गया कि बीम साधारणतः दीवारों पर या स्तंभों पर टिकी होती है, दीवार पर या कॉलम पर बीम टिकी होती है, वहां पर खिसकने की प्रवृत्ति निश्चित हो जाती है। भूकंप की तीव्रता घर्षण प्रतिरोध से ज्यादा हो, जैसे बीम के ऊपर छत रखी है तो घर्षण, अगर घर्षण जितना लग रहा है इसको रोकने के लिए उससे ज्यादा भूकंप की तीव्रता हो गई तो क्या होगा, कुछ स्थितियों में यह आधार से खिसक कर अलग हो जाती है, विशेषता उस स्थिति में जब धारणा लंबाई यानी बियरिंग लेंथ कम होती है। भराव की दीवारों का गिरना यानी फॉलिंग ऑफ इनफिल्ड वॉल्स, यानी यदि कोई दीवार भरी गई है यानी उसके अंदर भराव किया गया है तो जैसे कॉलम एवं बीम के बीच की जगह को चिनाई की दीवार से भर दिया जाता है। जैसे कॉलम है और उसके ऊपर बीम रखा गया, ठीक है, तो उनके बीच की जो जगह होती है कॉलम और बीम के बीच में उसको क्या किया गया, इस बीच की दीवार को भराव दीवार इनफिल वॉल कहते हैं। क्या है, कॉलम एवं बीम के बीच की जगह को चिनाई की दीवार से भर दिया जाता है। यानी मान लीजिए कॉलम है,
दो कॉलम है, ऊपर बीम है, इनके बीच में फिर ये दो कॉलम आए, इनके ऊपर बीम, तो ऐसे बना, तो बीच में क्या भरेंगे आप, चिनाई करेंगे ना, भर दिया गया, तो उन्हीं को कहते हैं फॉलिंग ऑफ इनफिल वॉल। अब वो जुड़ी तो नहीं है, मान लीजिए हम कहें कि आप सिंपल समझिए, यहाँ पर एक कॉलम है, ऐसे एक कॉलम और आया, ये इससे जुड़ के पूरा बन गया, बाद में तुम उसमें ईंटा जोड़ दिए ऐसे, तो ये जो दीवार बनी ना उसको इनफिल वॉल बोलते हैं। यदि ये कॉलम के साथ साथ बनी होती, बाद में बीम इसके ऊपर रखा गया होता, तो इसको इनफिल वॉल नहीं बोलते, ठीक है। तो इनफिल वॉल के गिरने का खतरा ज्यादा रहता है किसमें, आरसीसी निर्माण में, क्योंकि आरसीसी निर्माण में फ्रेम स्ट्रक्चर अक्सर बनते हैं। स्तंभ के सिरों का टूटना और जोड़ का कब्जे जैसा व्यवहार करना, यानी कई बार स्तंभ का सिरा जो होता है वो ऐसे है और ये टूट जाता है, या फिर जहां पर बीम से जुड़ा रहता है वहां हिंजिंग जैसा बिहेव करने लगता है, तो उस जगह पर भी ये क्या होता है, फेलियर हो जाता है आरसीसी का स्ट्रक्चर। या फिर लघु स्तंभ प्रभाव, जब भराव दीवारों में बड़े खुले हिस्से यानी ओपनिंग होते हैं और ये दीवारें कॉलम से जुड़ी रहती हैं, तो स्तंभों का उक्त भाग भूकंपीय बलों के कारण मुड़ता है। इस कारण उक्त स्तंभ को अपनी वास्तविक ऊंचाई से कम हो जाता है। इस प्रकार के स्तंभ अन्य स्तंभों की तुलना में दृढ़ हो जाते हैं, जिसके कारण इन पर अधिक अपरूपण बल लगता है। परिणाम स्वरूप डायगोनल टेंशन आकर से इस स्तंभ विफल हो जाते। क्या हुआ नहीं समझे, यदि ऐसे कोई कॉलम है, ये कॉलम है, इस पर बीम रखी गई, इसमें दीवार, मान लीजिए ऐसे कॉलम है, इसमें दीवार जो भरी गई उसमें बड़ा सा ऐसे होल बनाया गया बीच दीवार में, ठीक है, ये दीवार है, दीवार के बीच में बड़ा सा होल बना दिया गया। इस होल के कारण ना ये कॉलम, जो किनारे किनारे वाले कॉलम होते हैं, उन पर शियर ज्यादा आना शुरू हो जाता है। अब इसका इफेक्ट पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, वो नहीं, चूंकि हम मेन बैच में इसको हल्का सा समझाएं, जिसके कारण स्तंभ विफल हो जाते हैं। यदि ये पूरा भरा रहे अच्छे से तो ये कॉलम एक सपोर्ट प्राप्त करता है। यदि बीच में होल यानी ओपनिंग बड़ी हो, यहाँ पर देखिए वही ओपनिंग बड़ी होने की बात किया था कि बड़े खुले हिस्से ओपनिंग होते हैं और ये दीवारें कॉलम से जुड़ी होती हैं, तो स्तंभों का वो वाला भाग भूकंपीय बलों के कारण मुड़ता है, तो इस वजह से इसका फेल्योर होता है। स्तंभों में तिरछी दीवारें यानी डायगोनल क्रैक्स, दीवारें नहीं दरारें कहेंगे, यहाँ पे तिरछी दरारें, डायगोनल क्रैकिंग्स, भूमितल के तीव्र कंपन कारण स्तंभों में अधिक मात्रा में अपरूपण बल उपजते हैं। इस समय भवनों में मरोड़ आ जाए तो स्तंभों में घुमावदार दरारें आ जाती हैं। स्तंभ एवं बीम के जोड़ पर तिरछी दरारें, ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आरसीसी स्ट्रक्चर कितने तरीके से फेल हो सकता है, उन सब के बारे में बताया गया है। एक आध दो छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से एक चीज बता दूं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर इसका रिवीजन आप बढ़िया से नहीं कराए, इसका अर्थक्वेक का 6 या 7 वीडियो है ऐप पर, क्या रिवीजन कराएं उसका बताइए। 6-7 वीडियो और एक दो वीडियो यूट्यूब पे भी फ्री पहले से पड़ी हुई है। इससे बाहर जाएगा ही नहीं, केवल सुन भर लेंगे तो इससे बाहर जाएगा नहीं। लेकिन यदि आप एकदम आलसी हैं कि एक पीडीएफ को पढ़ भी नहीं सकते हैं तो फिर दिक्कत है भाई, फिर दिक्कत है। आप जितना बोल रहा हूं उतना एफर्ट तो कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना, पास करना है तो जितना देर लिखना है उतना देर तो पढ़ना पड़ेगा, तो 2.5-3 घंटे तो पढ़ो दोस्त, इतना तुमको करना ही पड़ेगा, ये चीज जान लो। अब आगे करा निम्नलिखित में किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। पश्च दृढ़ीकरण यानी क्या होता है, ये रिट्रोफिटिंग, जब किसी बिल्डिंग या फिर संरचना को बाद में भूकंप रोधी बनाया जाता है। पहले बनी थी तो भूकंप रोधी नहीं थी, यानी भूकंप आने पर वो गिर सकती थी, लेकिन बाद में उसमें लगा कि यार इसको भूकंप रोधी बनाया जाए, तो इसको कहते हैं रिट्रोफिटिंग करना यानी पश्च दृढ़ीकरण करना। तो बोला है कि पश्च दृढ़ीकरण के सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। पहले सिद्धांत पर बात कर ले, तो कह रहा कि भवनों के रिट्रोफिटिंग का कार्य क्षेत्र की भूकंपनीयता, भवन का महत्व व संभावित क्षति के परिमाण के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित करते हुए किया जाना चाहिए। यानी भवनों की जो रिट्रोफिटिंग होती है वो ये देखनी पड़ेगी कि पहले क्या करें, पहले कॉलम को ठीक करें, पहले बीम को, पहले जोड़ों को, पहले कोनों को, किसको कैसे ठीक करना है उसका वरीयता क्रम यानी प्रेफरेंसेस लेकर के काम करना पड़ेगा कि कैसा वहां भूकंप आ सकता है, वो किस जोन में संरचना है, उस आधार पे। दूसरी बात जो बोली गई वो कि निरीक्षण एवं विश्लेषण द्वारा यानी इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस द्वारा भवन की संरचनात्मक कमियां यानी जो भवन में स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उसको पहले नोट डाउन करिए, आप बिल्डिंग को देखिए, आप उसका इंस्पेक्शन करिए, एनालिसिस करिए, फिर जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स हैं उनको नोट डाउन करिए और इन कमियों के निराकरण की योजना बनानी चाहिए। रिट्रोफिटिंग में यही तो होगा,
इन फॉल्ट्स को हटाने के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। क्या भवन के स्वयं के भार में कमी की जा सकती है? क्योंकि देखिए कोई भी बिल्डिंग हो वो अर्थक्वेक से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। खुले मैदान में खड़े रहो, अर्थक्वेक आ जाए कोई दिक्कत नहीं। वो जो तुम बनाए हो ना भारी, उसी से गिर के मरोगे तुम। लोग कहते हैं भूकंप आए तो घर से बाहर भागो, तुम उसी में दब के मरोगे। तो पहले कोशिश करनी चाहिए रिट्रोफिटिंग में कि क्या भवन का स्वयं के भार में कमी लाई जा सकती है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारी भारों को ऊपरी मंजिल से हटाकर निचली मंजिल अथवा भूमि तल पर स्थानांतरित करने की संभावना पर विचार। जैसे नीचे का भार अधिक हो, ऊपर कम, ऊपर कम, ऊपर कम, तो स्टेबल हो जाएगा। यदि कोई भारी भार ऊपर है, जैसे ओवरहेड टैंक के फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिसमें पानी भरा होता है वो भूकंप आने में बहुत तेज फेल होने की संभावना रहती है उसकी। क्यों? लाखों टन पानी ऊपर भरा हुआ है, ठीक, और वो पानी और ऊपर वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें भार ऊपर है। हमेशा अच्छा संरचना वही है जिसमें भार नीचे ज्यादा हो, ऊपर कम हो। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी रिट्रोफिटिंग में। रिट्रोफिटिंग कार्य में कुशल निरीक्षण एवं परिवीक्षण पर जोर देना चाहिए, विशेषकर पुराने एवं नव अवयवों के संधि स्थलों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आरसीसी भवनों का पश्च दृढ़ीकरण किस प्रकार संभव है? यानी आरसीसी की बिल्डिंग है तो उनकी रिट्रोफिटिंग कैसे करेंगे? पहला, भार पथ यानी लोड पथ को पूर्ण करना। लोड पथ क्या होता है? ऊपर से स्लैब का लोड बीम पर आया, मान लीजिए ये स्लैब है, उसका लोड किस पर आया? यहां बीम थी उस पर आया, और बीम से ये कॉलम पर चला गया, कॉलम पर चला गया। ठीक है, ये आपकी छत थी। यहां पर एक और कॉलम आया, उस पर भी ऊपर लोड आ रहा था। इसका लोड यहां कहां जा रहा है? क्या इसका लोड का पाथ कंप्लीट हुआ है? नहीं। लोड का पाथ कंप्लीट होने का अर्थ है कि लोड ऊपर से ऐसे होते 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 नीचे ट्रांसफर हो जाए। ये नहीं कहीं पर लोड ही गायब, इसका ये जो पाथ था, लाइन ऑफ एक्शन था, उसके नीचे कोई चीज इसको रोकने के लिए आई नहीं। तो कहने का अर्थ है कि लोड पाथ को कंप्लीट करने का मतलब होता है ऊपर से आने वाले भार को क्रमशः छतों से बीम, बीम से कॉलम से होते हुए धीरे धीरे सबसॉइल पर यानी फाउंडेशन से होते हुए सबसॉइल पे ट्रांसफर कर देना। तो लोड पाथ को यानी भार पथ को पूर्ण करना, मतलब जो लाइन है ना वो कंप्लीटली नीचे तक चली जाए। स्वरूप या विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन विषमताओं को दूर करना। आरसीसी में रिट्रोफिटिंग करने का पहला काम है, पहली जो जरूरत है वो है लोड पाथ को कंप्लीट करिए। कॉन्फ़िगरेशन यानी अगर कोई चीज अनबैलेंस टाइप से बना हुआ है, कोई रूम यहाँ के बजाय यहाँ, कोई चीज विषमताओं मतलब उल्टा सीधा बना हुआ है, जिगजैग टाइप का है, तो उसको लाइए ठीक तरीके से। जैसे एक कॉलम के ठीक ऊपर बीम हो, फिर उसके ऊपर दूसरा कॉलम हो, इस टाइप से उसको ठीक करने का प्रयास करिए। तीसरा है भवन का भूकंप बलों के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण करना। यानी लास्ट में ये करेंगे, पहला काम कि लोड पाथ को कंप्लीट करेंगे, और इस तीनों का मतलब समझिए। लोड पाथ को कंप्लीट करने का मतलब हुआ कि ऊपर से आने वाले भारों की जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन है, वो धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए मृदा पे चला जाए। दूसरा है यदि भवन में कोई विषमता है, ऑडनेस है, तो उसको ठीक करना। जैसे कॉलम आमने सामने हो, उन पर बीम डाली गई हो, और ये नहीं कि एक कॉलम यहाँ है दूसरा कॉलम आगे पीछे है, फिर बीम तिरछी चली गई है, तो इन विषमताओं को ठीक करिए। दूसरा चीज। तीसरा चीज हो गया कि चलिए ये सब ठीक हो गया, अब जाइए जहां कॉलम और बीम आपस में जुड़े हैं ना, उनको आपस में एक्स्ट्रा छड़ डाल के जोड़िए। एक कॉलम से अगर लिंटल को जोड़ रहे हैं तो वहां पर फिटिंग करिए, यानी अंदर से भूकंपी बलों के विरुद्ध सुदृढ़ीकरण करना। इसके अंतर्गत कमजोर अवयवों को सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है रेनफोर्स करना, तन्यता में सुधार कर विकृति क्षमता बढ़ाने आदि के उपाय किए जाते हैं। तो इन्हीं तीनों को इलेबोरेट फिर करेगा। इलेबोरेट कैसे करेगा कि भैया भार पथ को पूरा करना क्या है। फिर चौथा चीज है भूकंपी बलों को घटाना। पहला चीज भार पथ को पूरा करना, कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन ठीक करना, तीसरा सुदृढ़ीकरण करना, चौथा भूकंपी बलों को घटाना। इसके अंतर्गत निम्न तीन उपाय अपनाए जाते हैं। जैसे भवन के भार को घटा दीजिए, क्योंकि भूकंप कोई भार लेके नहीं आता, भूकंप तो एक वेव है। अगर आप उसको ज्यादा भार देंगे तो ज्यादा नुकसान करेगा, कम भार देंगे तो कम नुकसान करेगा। तो भवन के भार को घटाना, आधार पृथक्करण यानी बेस का आइसोलेशन, और ऊर्जा यानी एनर्जी का डिसिपेशन, यानी इन चीजों को ठीक करके हम लोग कर सकते हैं रिट्रोफिटिंग आरसीसी का। तो भार पथ को पूर्ण करने को पूरी बात समझाया गया है। एक बार रीडिंग लगाइए, जो बोला हूं वही चीज लिखा गया है। ठीक है, फिर भवन की विन्यास विषमताएं यानी रिमूवल। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग का जो है ज्यामिति ठीक नहीं थी,
जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भवन में बॉक्स एक्शन होना चाहिए, बॉक्स मतलब चौकोर भवन होगा तो उसमें अर्थक्वेक से प्रभाव कम से कम पड़ेगा। फिर मृदा अर्थात सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग जो है उसको ठीक करना, भार में विषमता, यानी कहीं पर एक बिल्डिंग है, एक तरफा भार ज्यादा है, एक तरफा भार कम है बिल्डिंग में, एक तरफ ज्यादा खूब कमरे हैं, एक तरफ कम कमरे हैं, तो वो विषमता नहीं हुई, ऑर्डनेस नहीं हुआ, उसको ठीक करिए। ऊर्ध्वाधर विषमता यानी ऐसे डिस्टरबेंस है ऊपर नीचे वाले में, इस वाले फ्लोर का भार कम है, ऊपर वाले का ज्यादा है, ऊपर वाले का उससे ज्यादा हो गया, फिर अचानक कम हो गया, ये सब भी दिक्कत है। तो इन चारों विषमताओं को दूर करिए, मतलब पहले तो लोड पाथ को कंप्लीट करिए, फिर भवन की विन्यास यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बनाया गया है, ये शियर वॉल्स दी गई हैं और उसके बाद यहाँ पे गैप छोड़ा गया है। मृदु अथवा कमजोर मंजिल यानी सॉफ्ट स्टोरी को ठीक करना, द्रव्यमान विषमता को ठीक करना यहाँ पे, फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर विषमता वर्टिकल इरेगुलरिटी को ठीक करना। तो आउट ऑफ प्लेन फेल्योर, इन प्लेन फेल्योर के बारे में उस समय मैंने बताया था। अब आगे अपना क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक आपदाओं का उल्लेख करें। भूवैज्ञानिक आपदाओं मतलब जो भी भूवैज्ञानिक का मतलब हुआ कि जो भी, भूवैज्ञानिक शब्द का मतलब ही नहीं है, आपदाओं का सीधे समझिए आप, आपदा मतलब हैजार्ड्स जितने भी होते हैं उनका उल्लेख करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या होती है भारत में आपदा, आपदा मतलब जो ये हैजार्ड्स आते हैं, ठीक है, वो क्या है, 65% से अधिक भू क्षेत्र यानी जो लैंड पार्ट भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, यानी मोर देन 65% जो लैंड है वो अच्छा एक चीज मैं और आपसे कहूं, इंग्लिश वाले जो भी लोग इसमें हैं प्लीज अपना ग्रेविटी ले करके एक बार उससे रीडिंग लगा लेना दोस्त, मैं एक ही भाषा में बोल पाऊंगा, ग्रेविटी ले करके उससे रीडिंग जरूर लगा लेना तुम लोग, उसके बाहर नहीं जाएगा, यकीन कर लो तुम मेरा, ठीक है। तो 65% से अधिक भू क्षेत्र भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है भारत में, ऐसा है मोर देन 65% एरिया जो है उसमें आता है भूकंप। 12% क्षेत्र जो भारत का है वो बाढ़ की संभावना वाला है। 70% क्षेत्र सूखे की आशंका वाला है, मतलब 70% तक हिस्सा सूखे में भी जाता है और 80% हिस्सा साइक्लोन की आशंका वाला है। तो ये सब आपदा संभावित क्षेत्र हैं ये सब, और ये सब भूवैज्ञानिक आपदाएं हैं, इन सब से नुकसान होता है। तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। अब इनके बारे में तुम अपने से भी लिख सकते हो कि चक्रवात वाला क्या होता है, बाढ़ आने पर क्या होता है, इन सब। तो ये केवल आपदाओं का उल्लेख, तुम बताओ ना कि बाढ़ आती है तो क्या क्या होता है। बाढ़ जब नदियों के पानी को जल्दी से निकास की चांस नहीं मिल पाते हैं, नालियां जाम हो जाती हैं, तो नदियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इससे ये वो फलाना ढिंग का रोग उत्पन्न हो जाते हैं आवागमन में, यही सब तो बोलोगे। तो यही सब आपदाएं हैं, ठीक है। तो इन आपदाओं के बारे में, साइक्लोन है, फिर ये सब पूरा बता देना है इसके बारे में। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि किन्हीं 5 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं उनके कारण सहित उल्लेख करें। जैसे आप देखो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर यहां हो जाएगा। सबसे पहले आ गया पहली आपदा बाढ़। बाढ़ हालांकि प्राकृतिक देन है, परंतु वर्षा जल के निकलने के प्राकृतिक सदियों पुराने रास्तों का अंधाधुंध अवरोध करके सड़कें, नहरें, बस्तियां खड़ी करके मनुष्य ने एक प्रकार से बाढ़ों को बढ़ावा दिया है। हम लोग बाढ़ को कैसे बढ़ावा देते हैं, पानी आ रहा है आएगा, उसको निकलने का रास्ता बना हुआ था, लेकिन हमने वहां बिल्डिंग बना दी, हमने वहां नहर बना दिया, हम बोले हम निकाल देंगे पानी को, नहीं निकला, फिर हमने प्लास्टिक का कचरा फेंका, बाढ़ आएगी, यही चीज ना। तो बाढ़, हाँ, और उन्हें वर्तमान विनाशकारी रूप धारण करने को प्रेरित किया है। बाढ़ों के मुख्य कारण देखो, ऊपर वाले का आंसर इसमें मिल जा रहा है। क्षेत्र में लगातार भारी वर्षा हो रही हो तो बाढ़ आ सकता है। नदी नालों की तली पर सिल्ट एकत्रित हो जाने से उनकी जल गहराई घट जाना, यानी जिससे पानी निकलना था वो चोक कर गया। नदी के प्रति प्रवाह यानी अपस्ट्रीम में किसी जलाशय के ध्वस्त होने पर, यानी नदी जहां से आ रही थी वहां कोई डैम बना था, अचानक डैम टूट गया तो पूरा पानी तेजी से आने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़ गए सब लोग। पर्वतों पर अधिक बर्फ पिघलने लगी तब भी बाढ़ आ जाएगी। भूस्खलन के कारण प्राकृतिक जल में अवरोध, भूस्खलन मतलब कहीं पर नदी कोई जा रही थी और कोई नदी पहाड़ों से अक्सर जाती है, पहाड़ों से कोई बड़ा पत्थर टूट करके नदी में गिरा और पानी पूरा क्या हुआ, रुक गया, और उस पार नहीं जा पाएगा तो फिर फैलेगा, और फैलेगा तो फिर बाढ़ आएगी। वनों की अंधाधुंध कटाई से भी बाढ़ क्या हो रही है, लगातार आती जा रही है। तो बाढ़ एक आपदा थी जिसका उल्लेख हुआ। फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ आपका, दूसरा चक्रवात। देखिए चक्रवात दूसरी आपदा क्या हुई, चक्रवात। जब चक्रवाती प्रचंड हवाओं की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक बढ़ जाती है तो इसे चक्रवात कहते हैं।
अब एयर मूवमेंट निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे तेज हवा 56 से 72 किलोमीटर, आंधी कब होती है 72 से 121, तूफान कब होता है हरिकेन जिसको बोलते हैं वो 121 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति हो जाती है। और चक्रवात के बारे में बोला कि न्यूनतम निम्न बैरोमीटर दाब स्तर पर वायु का चक्री में तेजी से घूमते हुए, ये सब तो खाली चल रहे हैं, जैसे प्रचंड वायु 56 से 72 की स्पीड से चल रही तो हवा बहुत तेज कही जाएगी गेल। आंधी स्टॉर्म जो कि मोर देन 72 टू 121, और तूफान कहा जाएगा जब 121 से अधिक हो जाए। चक्रवात में हवा सीधे ना चल करके निम्न वायुदाब की तरफ क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए हवा में हल्का सा भी घुमाव आया तो तुरंत अंदर एक दाब घटेगा और बाहर दाब बढ़ जाएगा, जिससे बड़ी तेजी से अंदर की तरफ क्या होता है हवा घूमने लगती है, जिसको बोलते हैं चक्रवात यानी साइक्लोन। तो इनके बारे में बताया, बाढ़ समझ लिए, चक्रवात समझ लिए, फिर उसके बाद स्लिपिंग ऑफ लैंड या लैंड स्लाइडिंग, भूस्खलन या फिसलती धरती, ये भी प्राकृतिक आपदा। पर्वतीय क्षेत्रों में जब तीखे भूढालों से बड़ी मात्रा में, जैसे पहाड़े हैं, पहाड़ों से चट्टानें सरक जाती हैं, रीजन शियर फेल्योर हो जाता है उनमें भूकंप वगैरह के कारण। वनस्पति व ढालों से बने मकान भी नीचे चले जाते हैं, भूकंप, बाढ़ या ज्वालामुखी फटने पर अथवा लगातार लंबे समय तक वर्षा होते रहने पर भी पहाड़ी ढालों व गहरी नदियों के तटों पर भूस्खलन होता रहता है। कच्ची पहाड़ियों पर भूस्खलन अधिक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के बाद भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं, क्योंकि भूकंप से ही ढीली पहाड़ियां अपनी जगह से हिल जाती हैं। भूस्खलनों का कोई समय निर्धारित नहीं है, परंतु वर्षा ऋतु में तथा तेज धूप पड़ने पर जब चट्टानें चिटकती हैं भूस्खलन अधिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, भूस्खलन मतलब धरती का खिसकना, हिमस्खलन मतलब अवलेंसेस कहते हैं इनको, यानी बर्फ की जो चट्टानें हैं उनका खिसकना। सेम लगभग वही बात है, बस तापमान अधिक होता है और ढाल ज्यादा होती तो गिरता है। फिर एक चीज आती है सुनामी, सुनामी भी एक आपदा है। सुनामी के बारे में भी बताया है कि सुनामी क्या है, एक जापानी शब्द है उच्चारण सुनामी, जिसका मूल अर्थ है बंदरगाह की लंबी लहर। अतः बंदरगाह में उठने वाली लंबी लहर को सुनामी कहते हैं। गहरे खुले समुद्रों में प्रायः सुनामी का भान नहीं होता, क्योंकि ये 30-40 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे नहीं उठती हैं। अतः जलपोतों, जलपोत मतलब होता है मतलब बंदरगाह, अथवा वायुयान को इनमें मौजूद होने का पता नहीं लग पाता, परंतु उनकी गति 8 ये पढ़िएगा, ये आप लोग पीडीएफ का रीडिंग लगाना है आपको। तो ये थे 3, 4, 5 जो है प्राकृतिक आपदाएं। और फिर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति की क्या आवश्यकता है। कोई भी आपदा हो तो उसके प्रबंधन पर नेशनल जो नीतियां हैं उनकी क्या आवश्यकता है। देखिए भाई, आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम लोग राष्ट्र के हैं, राष्ट्र ही हमको देखेगा और हम राष्ट्र को देखेंगे। हमने टैक्स दिया है तो आवश्यकता भी है और जरूरत भी है, ठीक है ना। हमारा देश विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संभावना वाला देश है। आपदा मतलब वही दिक्कतें, आपदाओं से बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हो सकती है। इस जान माल की हानि को रोकने अथवा कम करने के लिए आवश्यक है कि आपदा से योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाए। आपदा से जब भी कोई देखते हैं बाढ़ आती है, कुछ बादल फटते हैं, कुछ भी होता है तो सरकार सक्रिय हो जाती है, क्योंकि जिम्मेदारी है उनकी उसकी। आपदा से योजनाबद्ध तरीके से निपटने के लिए आवश्यक है कि इसके पीछे एक ठोस आपदा प्रबंधन नीति बनाई जाए, और क्योंकि आपदा एक राष्ट्रीय समस्या है अतः इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति बनाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्थानीय प्रशासन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस के कार्यकर्ता, नेहरू युवा संगठन के कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सभी का सहयोग लिया जाता है, ताकि आपदा के समय तुरंत कार्यवाही करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए और उनके दुख दर्दों को यथासंभव कम किया जा सके। अब इसके लिए आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में नेशनल के लिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय यानी नेशनल स्तर पर नामित मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्रीज लेता है इसको। राज्य में पुनर्स्थापन विभाग या आपदा प्रबंधन विभाग होता है। राज्य में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट होता है। नेशनल लेवल पर जो होता है वो नोडल मिनिस्ट्री होती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिलाधिकारी का काम है, ये कौन, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है जिला लेवल पर आपदा का प्रबंधन करना। खंड यानी ब्लॉक में पंचायत समिति का कार्यालय, वहां पर इसका ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदारी लेता है, कोई दिक्कत हुआ तो ये लोग पहुंचेंगे। गांव लेवल पर ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होती है, यानी विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हमने एक ही लेक्चर में ऐसे पढ़ाया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विभिन्न चरण क्या है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। यानी नोट्स रिवाइज करके जाना, नोट्स में से घुमा फिरा के इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे, तुम अच्छा कर ले जाओगे, ये गारंटी है। चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक आध पेपर और सॉल्व करा लेंगे, नोट्स रिवाइज कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। धन्यवाद।